हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये आपका 1 फरवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट का है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 53 है। इसके पहले दोस्तों 52 सेट का वीडियोज 52 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है। जाकर के उसे देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर एचआईवी का इलाज नहीं होगा तो एड्स रोग हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है। तो उसके लिए जो होता है ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। अगला है दोस्तों, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा आपके रेलवे में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष के माध्यम से दोस्तों दूरी मापी जाती है। और ये जो दूरी होती है दोस्तों, ये जैसे तारों के बीच की जो दूरी हो गई, इसको मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा प्रकाश वर्ष, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश से संबंधित है, ये दूरी से संबंधित है, दूरी मापने के लिए होता है। अगला दोस्तों, पेंसिलियम एक है। तो जो दोस्तों पेंसिलियम जो है ये एक कवक है। पेंसिलियम जो है ये एक कवक है। और दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे में कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है, फीवर जो होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है। तो वो पराग कण के कारण होता है। ये पराग कण ही होते हैं दोस्तों जिसके कारण हमें हे फीवर हो जाता है। अगला दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कह रहा आधुनिक कंप्यूटरों का जनक, ये नहीं कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक। दोस्तों, अगर कहता कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है तो कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो चार्ल्स बैबेज है। अगर और यहाँ पे पूछा गया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक, तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो हैं वो एलन ट्यूरिंग है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर पूछेगा कंप्यूटर विज्ञान के जनक तो चार्ल्स बैबेज है, अब पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक तो एलन ट्यूरिंग है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है दोस्तों, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, छठवां, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों, इसका परीक्षण 1974 में किया गया था। और दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि इसके 2 बार परीक्षण हुए थे। पहला जो हुआ था ये आपका 1974 में हुआ था, और जो दूसरा वाला था दोस्तों वो 1998 में हुआ था। और दोस्तों, जो पहला वाला हुआ था ये परमाणु परीक्षण, इसका जो कोड रखा गया था, इसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा ये रखा गया था। और दूसरा वाला जो था दोस्तों, इसका कोड रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति। इसको याद रखिएगा। ये दोनों 74 में पहला हुआ था, दूसरा 98 में हुआ था। और दोस्तों, ये भी आपसे पूछता था कि ये परीक्षण कहाँ पे हुए थे। तो ये दोनों राजस्थान राज्य में हुआ था, राजस्थान राज्य के पोखरण नामक स्थान पे, पोखरण, ये पोखरण नामक स्थान पे हुआ था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों, संश्लेषण जो गैस है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और दोस्तों, ये बहुत ही टफ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 से की गई थी। और दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, और आपके एनटीपीसी के लिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, इफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गित किया गया है? तो दोस्तों इफेड्रा जो होता है ये अनावृत बीजी पौधे के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी में ईस्ट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से आँख संबंधी रोग हो जाता है। आँखों में जो बीमारियां होती हैं विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और दोस्तों विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और दोस्तों विटामिन के की कमी से होता क्या है? ये विटामिन के की कमी से दोस्तों खून का थक्का नहीं सही से बनता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों ये पूछ रहा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों भारतीय पहली महिला अध्यक्ष जो थी ये सरोजनी नायडू थी। अगर दोस्तों ये पूछता कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट दोस्तों 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। और जो सरोजनी नायडू हैं ये 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो पहले महिला के तौर पे तो एनी बेसेंट है, लेकिन भारतीय महिला के तौर पर सरोजनी नायडू हैं। ये दोनों याद रखिएगा, ये कब कब अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का किया था और सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये बंगाल में शुरू हुआ था, बंगाल में। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 और 13। अगला दोस्तों, जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो दोस्तों कल्पना चावला के जीवन पर जो लिखी गई पुस्तक है द एज ऑफ टाइप है, जिसे जीन पियरे हैरिसन ने लिखा है। अगला दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 में किया गया है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि भाग 3 में जो है मौलिक कर्तव्यों से मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार का। ये दोनों याद रखिए, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व है, और भाग 4 क में जो है दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और आपसे ये हमेशा पूछा जाता है कि 3, 4 और 4 क के बारे में, तीन सारे रट्टा मार जाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों ये भी आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो आप याद रखिए प्रधानमंत्री के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। बाकी मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों इनके लिए जो है ये महाप्रक्रिया की बात की गई है। लेकिन अगर दोस्तों केवल सिंपल पूछता है कि संविधान में किसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए केवल दोस्तों है राष्ट्रपति के लिए किया गया केवल, बाकी किसी के लिए कहा नहीं गया है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही महाभियोग की ही प्रक्रिया हर जगह अपनाई जाती है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, मैंने जो कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाने का प्रावधान संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास 2030 के लिए यूएन का एजेंडा नहीं है? तो दोस्तों एजेंडा इसका नहीं है, ये विश्व की कुल जनसंख्या 1/3 तक कमी लाना, ये इसका एजेंडा नहीं है।
अगला है दोस्तों पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों पूना समझौता पर जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किया था। और ये दोस्तों कई बार पूछा गया है आपके इसी एनटीपीसी में, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा ये पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, ये भी आपसे पूछता है। तो ये 1932 में हुआ था, 1932 में। अगला है दोस्तों दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दीफू जो दर्रा है ये अरुणाचल हिमालय में यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमालय वाला जो हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये वहाँ पे स्थित है, और ये भी आपका कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्राकृतिक भंडार जो है वो रूस में है। गैस के जो प्राकृतिक भंडार है वो सबसे ज़्यादा रूस में पाया जाता है। अगला दोस्तों वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों ये 2012 में पहली बार प्रकाशित की गई थी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, और ये कई बार पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, यानी किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश जो होते हैं। तो दोस्तों ये राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके अधीन कार्य करते हैं, और दोस्तों ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा जो मंदिर है ये माउंट आबू में स्थित है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछता है कि दिलवाड़ा का मंदिर जो आबू में है, माउंट आबू में स्थित है, ये माउंट आबू कहाँ पर है। तो दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। और आपसे ये भी पूछता है कि ये दिलवाड़ा मंदिर किसका मंदिर है। तो ये जैन मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा ये जैन मंदिर है जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला दोस्तों चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि इस चार मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था। तो चार मीनार का निर्माण जो है उसका नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण, और ये याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, जब देखेंगे इस तरह से भारत का मैप, तो ये वाला जो केरल वाला और कर्नाटक वाला हिस्सा है यहाँ पे जो पहली वर्षा होती है इसी को आम्र वर्षा कहा जाता है, और ये कई बार पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा, ये टफ है और क्वेश्चन पूछता भी है। अगला दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुरुष सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो दोस्तों पहली महिला अधिकारी का नाम अपर्णा कुमार है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली जो थी पहली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला जो थी वो अपर्णा कुमार थी। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज जो था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में है ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, भारत का ही नहीं एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। और इसकी स्थापना जो थी BSA की हुई थी, आपसे ये भी पूछता है। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी, इसको याद रखिएगा 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो दोस्तों इसमें जो लोकपाल विधेयक है आपका वो आया था 1968 में। 1968 में ही पहली बार लोकपाल विधेयक पेश कर दिया गया था।
और दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि वैशाली में कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, ये याद रखिएगा, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, ये याद रखिएगा। ये पहले तीर्थंकर नहीं थे जैन धर्म के, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। अगला दोस्तों घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे कोलम शैली का प्रयोग किया जाता है, कोलम शैली। और दोस्तों ये आपके वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाहर के घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कौन सी कला का प्रयोग किया होता है? तो वो कोलम शैली है। अगला दोस्तों भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। जो तुर्की का जो सुल्तान था उसी के समर्थन में एक आंदोलन किया गया था, खिलाफत आंदोलन। आपसे ये भी पूछता है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1919 में शुरू हुआ था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता दोस्तों अली बंधुओं को माना जाता है, अली बंधुओं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के रूप के नाम से लोकप्रिय है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका चेन्नई जो है ये फेमस है, डेट्रॉइट ऑफ एशिया बोला जाता है और ऑटोमोबाइल कैपिटल, यहाँ पे ऑटोमोबाइल का काम जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला दोस्तों नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में शुरू किया था। ये शुरू हुआ था दोस्तों 12 मार्च 1930 से, और इसी के बाद ही गांधी जी ने 30 में ही यही नमक जब गांधी जी ने सांकेतिक रूप से बनाया था तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1930 से। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एनटीपीसी में आ गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा, इसको डेट वाइज याद रखिएगा क्योंकि ये डेट के साथ ही पूछता है। देखिए यहाँ 15 अगस्त 1919 दिया है, 20 दिसंबर 1919 दिया है, तो ईयर तो हर जगह दिया हो लेकिन 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ये हुआ था। और ये काफ़ी फेमस है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होती है उसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।